आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सेनेट इंतखाबात, दोस्तों पर नवाजिशात, कौन किस पर कर रहा है ऐसा नात, फूलों के शहर में कप्तान की परवाज, कौन बिछा रहा है रास्तों में खार, हुकूमत की 2.5 साल की तकमील, अवाम को तारीखी तोहफा मुबारक, पंजाब हुकूमत के 25 अरब, दीमक लग गई या चूहे निकल गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों में धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है, सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई हिस्सों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि मुमलिकत खुदादाद और इसमें बसने वाले तमाम तर पाकिस्तानियों पर अल्लाह ताला अपना करम रखे, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सेनेट इंतखाबात के ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं। सियासी जमातें सर जोड़े उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में मसरूफ है। गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क की सियासत में एक सवाल सबसे ज्यादा गर्दिश कर रहा है और वो सवाल यह है कि पार्लिमानी बोर्ड्स के पेश नजर सेनेट उम्मीदवारों की नामजदगी का पैमाना क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त एक बड़े इम्तहान में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। तासुर है कि उन्हें मुख्तलिफ उम्मीदवारों की सिफारिशें आ रही हैं, उन पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने अपने पैमाने के तहत चंद उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम सामने आने के बाद भी कई सवालात उठ रहे हैं, नए तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। कप्तान के मसाइल में मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सवालात, तनाज़ात और मसाइल पैदा होने की बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए, अब यह भी तासुर है, मुबैना तौर पर अपने तमाम तर उसूल, नस्बुल-ऐन और वादे नजरअंदाज कर दिए हैं। उन्होंने एक बार फिर पार्टी पॉलिसी से हटकर उम्मीदवारों को नामजद किया है। इनमें सबसे अहम नाम वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वोडा का है, जबकि दूसरा नाम बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर का है। अब्दुल कादिर का नाम फाइनल होने के बाद पीटीआई बलोचिस्तान के कारकुनान में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। पीटीआई बलोचिस्तान के सदर और दीगर ओहदेदारान ने शिकवा किया है कि उम्मीदवार का नाम फाइनल करने से कबल उनसे मुशावरत नहीं की गई, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब्दुल कादिर एक बिजनेसमैन हैं, वो अरसे दराज से इस्लामाबाद में मुकीम है। पीटीआई के सूबाई ओहदेदारान के बाद माली तौर पर मुस्तहकम होने की वजह से उन्हें पार्टी टिकट जारी किया गया है और यही पैमाना दिखाई दे रहा है उनकी क्वालिफिकेशन का। यानी सेनेट में टिकट के हुसूल के लिए नजरिया, पार्टी से वाबस्तगी और कारकुनानों की बजाय एक बार फिर सरमाए को अहमियत दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के हवाले से पहले ही एक बड़ा इंकशाफ कर चुके हैं। वहां पर क्या रेट लग रहा है और खरीदो फरोख्त कैसे हो रही है, इस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। अब यहाँ एक सादा सा सवाल है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बाकी सियासी जमातों जैसा तर्ज अमल इख्तियार कर लिया है? क्या वो सेनेट में कामयाबी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेंगे? वज़ीर आज़म के एक और अहम फैसले का तज़किरा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वोडा को सेनेट का टिकट जारी किया है। एक मेंबर कौमी असम्बली को सेनेट का टिकट क्यों जारी किया गया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल से जारी मुकदमा है। दोहरी शरीयत से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर का मुकदमा एक मौमा बन चुका है। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार बार तलब करने के बावजूद वो पेश नहीं हो रहे हैं। 1 साल से जारी केस में 17 बार से जायद मरतबा वो इल्तवा ले चुके हैं। उन्हें हर समात पर आखिरी बार मौका दिया जाता है। इस केस की इब्तिदा गुज़श्ता साल जनवरी में हुई थी, जब फैसल वोडा के हवाले से इंकशाफ हुआ था कि 2018 में फैसल वोडा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाली हल्फनामा जमा कराया था और कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त वो अमरीकी शहरियत के हामिल थे। ये दोहरी शहरियत का केस है। अब यही नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने भी लंदन में फैसल वोडा की जायदादों की वीडियोस जारी की। इस हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसी तरह वफाकी वजीर के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली के पास भी एक दरखास्त जमा है। गुज़श्ता समात पर फैसल वोडा पर सिर्फ 50,000 रुपए जुर्माना करके उन्हें जाती हैसियत में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया है, कबल इसके कि इलेक्शन कमीशन या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला आता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें सेनेट का टिकट जारी कर दिया है। सवाल तो उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ को फैसल वोडा की नाअहली का खतरा लाहक हो गया है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के अरबपति दोस्त को सेनेट में रखना जरूरी हो गया है? फैसल वोडा को सेनेट का टिकट जारी करके पार्टी के दरीना कारकुनान को नजरअंदाज क्यों किया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त पंजाब भी मसाइल का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पंजाब से सेनेट के टिकट का इजरा और अपने MNAs को इलेक्शन में किरदार अदा करने के लिए तैयार करना जुए शीर लाने की मुतरादिफ है। MPs नाराज दिखाई दे रहे हैं।
आज वजीर आजम इमरान खान लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने बागों के शहर में शजरकारी के दावे किए, शहर को फूलों से सजाने के ख्वाब दिखाए, लेकिन हकीकत में कप्तान आज लाहौर से सियासी मैदान में बिछे कांटे हटाने आए थे। वजीर आला और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करके सूबे से सेनेट की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश भी की गई, एक मतअमली तय की गई। सवाल पैदा होता है कि कप्तान के रास्ते में ये कांटे कौन बिछा रहा है, कप्तान के अपने साथी उनसे खफा क्यों है। पंजाब की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो 60 के करीब मेंबरान हैं और मेंबरान सूबाई असम्बली पार्टी की आदत से नाराज हैं। खुर्रम लगारी ने गुज़श्ता रोज पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए इस्तीफा दे दिया था। अब तवक्को है कि आइंदा चंद रोज में मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं। अब सेनेट इंतखाब से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात पर और फिर फैसलों पर बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सेनेट इंतखाब से पहले ये जो पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास हो रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन उम्मीदवारों को सामने रखा है, सवाल यह है कि पैमाना क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ स्क्रूटनी का, क्योंकि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का, जिन खदशात का इजहार उनके अरकान असम्बली की तरफ से किया जा रहा था, बैन ही वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आप इतने जालिम इंसान हैं कि कुछ छोड़ते ही नहीं है किसी के पास बोलने के लिए। इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो आपने दे दिया है, फिर बताएं मैं क्या बात करूं, लेकिन कोशिश करता हूं क्योंकि आपने कहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि क्राइटेरियन पीटीआई के नामजद करने का उम्मीदवारों का हमारे पास नेशनल असम्बली का इलेक्शन है जो 2018 में हुआ था। उसमें एक तासुर नहीं था, बल्कि लोगों को यकीन था कि कुछ ATM मशीन्स ऐसी थी जिनको प्रेफरेंस दी गई और उन्हीं की फरमाइश पर इलेक्टेबल्स को वो लाए जो ATM मशीन्स थी। ये ATM मशीन आप समझ नहीं आई? अब जहाज की तरफ वो फिर जहाज लोगों को लाए, पहले पार्टी में शमूलियत करवाई, फिर उनको टिकटें दिलवाई। बहुत सारे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं पंजाब में भी, जिनके ऊपर टिकटों में माल कमाने का बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। 2-2 करोड़ रुपए लिए उन्होंने टिकटों के वगैरह वगैरह। तो यही क्राइटेरियन हमें अब भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जो 2 बातें आपने कही हैं वो बहुत अहम है। एक तो फैसल वाडा का टिकट देना। देखिए, एक मुझे समझ में नहीं आती कि खान साहब का वो क्लेम जो है शफाफियत का, वो क्लेम जो है ऑनेस्टी का, वो क्लेम जो है मेरिट्स का, वो क्लेम जो है इंसाफ का, एहतसाब का, वो कहाँ चले गए हैं साहब? देखिए ना, फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शरीयत का केस इतने अरसे से चल रहा है। क्या खान साहब को अब यकीन हो गया कि फैसल वाडा नाअहल हो जाएंगे इस केस के अंदर? उनको बचाने की कोशिश के बारे में तो किसी को कोई शुबा नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो नाअहल होने जा रहा है ऑन मेरिट्स थ्रू ए कोर्ट, उसको आप ईवान ज़ेनी में तो फिर फैसल वाडा इतने अहम क्यों है इमरान खान साहब के लिए? सर देखिए, अब ये सबसे अहम सवाल आपने ये पूछा है, वो क्या ऐसा काम करते हैं जो कोई दूसरा नहीं करता, जिसकी वजह से उसे पार्लियामेंट से भी बाहर नहीं रखना और अपनी कुर्बत में भी रखना है उसको। ये मेरे ख्याल से शायद इस वक्त आज का दिन मौजू नहीं है इसके लिए, लेकिन ये सवाल आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं इसका जवाब पेंडिंग छोड़े जा रहा हूँ आप ही के प्रोग्राम के लिए। सेनेट के इलेक्शन से पहले मैं नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, लेकिन ये तय है कि वो कोई ऐसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो और कोई नहीं निभा रहा। ये बढ़िया हम बात कर रहे हैं और इस पे कोई मसलियत भी है कि आप इसको छोड़ रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं और ये असाइनमेंट है बाकायदा, वो बाकायदा एक काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया जा सकता। मेरा आपसे वादा है, खोलूंगा इसे आप ही के प्रोग्राम में। एक बात, दूसरी बात, मुझे पता है आप मेरे घेरेंगे, मैंने घेरने नहीं देना आपको। अच्छा, हम आगे चलते हैं सर, हम आगे चलते हैं। अब्दुल कादिर साहब का नाम बलूचिस्तान से सामने आया है। उनके पार्लिमानी लीडर ने कह दिया बलूचिस्तान से कि भाई ये तो वो हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अगर आप उनके पार्लिमानी लीडर की बात मान रहे हैं जो इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि वहां तो टिकटें बिक रही हैं, उसके ऊपर आप गौर करने के लिए 50 से 70 करोड़ की बोली भी लग रही है। तो फिर किसको बुरे लगते हैं ये? नहीं, फिर सवाल तो वही है सर कि फिर क्राइटेरिया क्या है? मतलब पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होता है, किसी पैमाने के तहत के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। तो खान साहब को अंदाजा नहीं है सर कि बहुत सारे लोग डिविएट हो जाएंगे अगर सीक्रेसी ऑफ बैलेट भी बरकरार रहती है। रेहान जो आदमी 155 किए हुए वादों के ऊपर हर एक के ऊपर एक अदद यू टर्न ठोक देता है, अपनी कल की कही हुई बात भूल जाता है। 2018 में उसने क्या कहा था इसी सेनेट के इलेक्शन के बारे में। मुझे आप ये बताइए कि इमरान खान साहब ये क्रेडिट तो लेते हैं कि मैंने 20 लोगों को निकाल दिया जिन्होंने पैसे लिए थे। भाई वो थे किन के लोग, वो किस पार्टी के लोग थे, उसका डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? बुखारी साहब 155 यू टर्न अपनी जगह पर, लेकिन इस यू टर्न का बहुत बड़ा जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि MPS पंजाब के अंदर भी नाला है, नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना उम्मीदवार ले आएंगे। खुर्रम खान लगारी पहले इस्तीफा दे चुके हैं। तो आपको लगता है कि उनके अपने लोग जो इलेक्ट होकर आए हैं, जो इंतखाब लड़के आए हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सवाल करते हैं, इतना आसान होगा सर? देखिए, ये शाखसाना है वसीम अकरम प्लस का पंजाब में कि एक बड़ी तादाद जो है, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूँ। राजा सुल्तानी साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ये जाफर लगारी साहब जो अभी आपके सामने बता चुके हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी लोग हैं। अगर इतने डिसेंट मौजूद है पार्टी में
और ख़ास तौर से पंजाब में, यहाँ तक कि वो ख्वाजा सलमानी साहब ने तो ये कहा कि हम तो अपना उम्मीदवार ले आएंगे, इतने लोग हैं कि हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। दैट मीन्स खैरियत नहीं है पंजाब तो में। इसका मतलब एक यही वजह है कि इस वजह से खान साहब शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट चाहते हैं। आज वो एक तो ये कि वो सवाए इसके कोई वजह नहीं है, उन्होंने कभी इससे पहले ओपन हैंड्स की बात नहीं की। चूंकि सेनेट का इलेक्शन करवाना था, उन्होंने अपनी मर्जी का चेयरमैन लाना था, उसके लिए तो ठीक था सीक्रेट बैलेट। लेकिन अब ये ठीक इसलिए नहीं है कि ही डजंट ट्रस्ट हिज ओन पार्टी मैन। पार्टी में सिर्फ यहाँ डिवीजन नहीं है, पार्टी में KPK में डिवीजन है, पार्टी में कराची में डिवीजन है। तो इसकी खातिर ही वो ये इतना जो तमतराक से जा रहे हैं। पहले कैबिनेट में फैसला करते हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो जाएगा, फिर रेफरेंस भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सेनेट इलेक्शन से पहले नैब भी इन्वॉल्व होने जा रहा है, इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आप स्टूडियोज में हमारे पास आए। सीनियर साफी तजिया कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ ऑपोजिशन के चैलेंजेस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने तो सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, ऑपोजिशन भी जोड़ तोड़ की सियासत में मसरूफ है। लेकिन साथ ही आज पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल पर भी तहफुजात का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया है कि क्या वो इतनी जल्दी जांच पड़ताल, बैंक अकाउंट्स और दीगर उमूर तय कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है, टाइमलाइन बहुत कम है। खत के मतन के मुताबिक पीपल्स पार्टी का कहना है कि कम वक्त में उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देना मुश्किल है। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और दीगर अवामिल के लिए पार्लिमानी बोर्ड को वक्त दरकार है। आज पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को भी इस्लामाबाद से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। साथ ही यह दावा किया गया है कि साबिक वजीर आजम PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि गिलानी सेनेट इलेक्शन में PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार नहीं है। बड़ा अहम बयान है जो मौलाना फजलुर रहमान का सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। गिलानी के नाम पे सर इत्तफाक हुआ सर, आपके PDM में कोई डिस्कशन हुई है सर इस हवाले से, अभी नहीं हुई? मेरा ख्याल ये कोई इख्तलाफ वाली बात ही नहीं है। मुतफिका उम्मीदवार के तौर पर अगर आते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से सेनेट का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारेंगे? मेरे इल्म में नहीं है जी अभी तक। तो ये डिस्कशन जरूर हुई मीडिया में, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल ठीक, यानी PDM के प्लेटफॉर्म पे भी अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप ये कह रहे हैं कि वहां पर कोई आपके इल्म में नहीं है। अच्छा कायरा साहब, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सेनेट इंतखाबात का स्केड्यूल है उस पर रिजर्वेशंस का इजहार किया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी सामने आ गए हैं। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दे आर वेरी क्लियर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफुजात है। का अजीब बात है कि अचानक आप 11 तारीख को आप शेड्यूल अनाउंस करते हैं, 12 और 13 को नॉमिनेशन है। अगर कोई बंदा किसी जगह गया हुआ है, मुल्क से बाहर है, इबादत में गया हुआ है, उम्रा करने गया, कोई भी मजबूरी हो सकती है, तो आप बिल्कुल तलवार लटका दी, फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने हैं, उससे सारा कुछ। तो ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, 5-6 दिन का टाइम मिलना चाहिए था। चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, उनका स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया कि हुकूमत सरप्राइज करेगी सेनेट इंतखाबात के अंदर। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी को सरप्राइज दे सकती है? जी, हम तो हकायक बताएंगे जी, सरप्राइज नहीं देंगे। हकायक के मुताबिक इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा कायरा साहब, सीक्रेसी ऑफ बैलेट या ओपन बैलेट के हवाले से काफी बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती रेफरेंस भी जेरे समात है। फवाद चौधरी साहब ने हमारी प्रोग्राम में कहा कि अगर सीक्रेसी ऑफ बैलेट के जरिए से होता है तो यकीनन फिर हुकूमत के पास भी ऑप्शन होगा कि वो मनूवरिंग कर सके। और फिर एक वीडियो भी आपको पता है कि वायरल हुई है, और KP के अंदर जो कुछ हुआ 2018 के अंदर वो भी मंजर आम पर आ गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि उसमें तो 2 जो सेनेटर्स मुंतखब हुए अल्टीमेटली, जो सरप्राइजिंगली हुए, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। मेरे भाई, एक तो पीपल्स पार्टी बड़ा आसान हदफ है, जिसका जी चाहे आराम से पीपल्स पार्टी को रगड़ा निकाल दे। पैसे लेने वाले लोगों पे जो अलेजली पैसे ले रहे थे, क्या वो सारे पीपल्स पार्टी के थे? किसी और जमात के लोग नहीं थे? जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे सर। सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सियासत के अंदर। जो मदाखलत है, जो पैसे का इस्तेमाल है, ये जो अदरवाइज फेवर्स है या किसी की टांग खींचना, किसी को सपोर्ट करना, ये जो अमल है ये खत्म होना चाहिए। हम तो इस पे बड़े क्लियर हैं कि किसी मसलक की बुनियाद पे, बिरादरी और कबीले की बुनियाद पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और ये पैसे का अमल तो एक बदनुमा दाग है, हमारा माजी है। और हाल में भी पैसे का रोल बहुत है। इवन न सिर्फ सेनेट में, यहाँ तो चंद वोट होते हैं,
लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर भी बहुत बड़े बड़े अखराजात करके लोग, बड़े खर्चे करके लोग सीटें लेते हैं और उसको हमारा निजाम पकड़ नहीं पा रहा या उसको रोक नहीं पा रहा। तो ये होना तो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये सारा अमल किया, यानी पहले ये कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से कुछ नजर ना आया और खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया, बाकी लोगों ने भी कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह नहीं हो सकता, तो फिर भागे कि जी अब हम असेंबली में चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ। वो भी अपोजिशन से मुशावरत किए बगैर ले डाउन क्या करना चाहते थे, एक ड्रामा था। ये बिल ले डाउन करना चाहते थे वो ये था कि एक तो ओपन बैलेट हो जाए और दूसरा आप डुअल नेशनल को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पिछले 5 साल पहले 4 साल पहले से उसको अलाउ कर दें असेंबली के साथ से, ताकि वो लोग जो डुअल नेशनलिटी में हिट हो रहे हैं, इनके वजीर भी हिट हो रहे हैं, इनके केसेस चल रहे हैं, वो बच सके या इनके लोग असेंबलियों में या सेनेट में आ सके। तो जो पर्सन स्पेसिफिक लॉ है उसको हमने कहा कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ओपनली मुस्लिम लीग ने कहा, हमने कहा, बाकी जमातों ने कहा कि भाई आप लेजिस्लेशन का या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीकाकार है, माजी में ऐसा होता रहा है, आप भी वो तरीकाकार इख्तियार कर ले, वो नहीं किया। तो अगर ये नहीं होता और सीक्रेसी ऑफ बैलेट ही होते हैं तो आपको नहीं लगता कि वोटों की खरीदो फरोख्त फिर होगी, फिर से मंडी लगेगी और फिर से मनूवरिंग होगी? यार इसका काम था कि वो अपोजिशन को एतमाद में लेता, किसका काम था कि जमातों के साथ मुशावरत करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता। हम तो 2.5 साल से चीख रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की जाए, उस वक्त याद नहीं आया। अब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ नहीं आए, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहां से कुछ आप कहते हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर आपने कहा अच्छा जी हम अमेंडमेंट लाते हैं, फिर अपने लोगों को बचाने के खास कानून उसमें घुसेड़ना चाहते थे। तो अपोजिशन से कोई बात नहीं कर रहे, कोई मुशावरत नहीं कर रहे। इस मुल्क में ये अनोखे लोग नहीं आ गए। चाहिए ये कि हमें माजी से सीखना चाहिए। माजी में जिस तरह ये लेजिस्लेशन हुई है वो सिर्फ हमारे दौर में नहीं हुई है, उससे पहले भी हुई है, उसके बाद भी हुई है। तो ये देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिर्फ कसरत नहीं देखी जाती, बल्कि सारी जमातों से मुशावरत कर लिए बोर्ड बना के उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। तो हम तो कह रहे थे जब ये सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त भी कहा। अच्छा कायरा साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए सेनेट इंतखाब बाहर कैफ एक मार्का तो है, आपके लिए भी है और पीडीएम के लिए भी मजबूरी एतबार से। तो आप कैसे हुकूमत को टफ टाइम देंगे सेनेट इंतखाब के अंदर? आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए जो स्ट्रेटजी है वो तो हमारे पास ही रहनी चाहिए, अभी आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी सिंपल बात है कि इससे इस इलेक्शन के अंदर, सेनेट इलेक्शन के अंदर हुकूमत को कसरत नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह उनके पास अक्सरियत नहीं होगी और जो उनको ख्याल है, और ये सेनेट हुकूमत के रास्ते की दीवार थी भी कोई नहीं। जो गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हमें सेनेट में अक्सरियत मिल गई तो कानून साजी आसान हो जाएगी। सेनेट कौन सी रिक्वायरमेंट बनी हुई थी पहले? अगर हुकूमत सेनेट से बिल पास नहीं करा सकती, कौमी असेंबली से करा के सेनेट में लाए, सेनेट ने पास नहीं किया तो जॉइंट सेटिंग में जाके बिल पास होते रहे ना, तो क्या हुआ? ये कौन सी रुकावट है? लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की अक्सरियत नहीं होगी सेनेट इंतखाब में। ये होपफुली ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है जो हमारी कैलकुलेशन है कि हुकूमत को अक्सरियत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात से कबल नैब कैसे एंट्री दे रहा है और नैब की एंट्री से कौन असरअंदाज होगा। इस आम मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मुल्क भर में महसूस किए जाने वाले शदीद जल्जले के झटकों की शिद्दत रेक्टर स्केल के ऊपर तकरीबन 6.4 बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि मरकज इसका ताजिकिस्तान था। 80 किलोमीटर की गहराई में महसूस किए गए। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। एक जानिब वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी के मेंबरान पर अरबपति अफराद को टिकट देने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात पर बात करेंगे। पीटीआई के नाराज जो एमपी हैं खुरम खान लगारी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद से आने वाली एक अहम खबर का तस्करा करता है। सेनेट उम्मीदवारान की जांच पड़ताल के लिए नैब ने खुसूसी सेल कायम कर दिया है, जिसकी निगरानी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम सफदर शाह करेंगे। जराये के मुताबिक नैब सेनेट के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड चेक करेगा, जिसके बाद ये जो सेल है सेनेट उम्मीदवारों की क्लियरेंस इलेक्शन कमीशन को जारी करेगा। यानी अब नैब की तस्दीक के बाद ही सेनेट उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकेंगे और कौमी एहतसाब ब्यूरो का कोई सजा याफ्ता सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, अहल नहीं होगा। नैब की जानिब से उम्मीदवारान की जांच पड़ताल का मामला खासा पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन जमातें माजी में भी नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करती रही हैं। इस वक्त भी ऑपोजिशन के उम्मीदवारों और नैब केसेस का जायजा लिया जाए तो मुस्लिम लीग परवेज रशीद,
साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और सलीम मांडवीवाला के खिलाफ नैब केसेस चल रहे हैं। बज़ाहिर एक बार फिर ऑपोजिशन जमातों के इल्जामात हकीकत में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरकैफ क्या होने जा रहा है? इस वक्त हुकूमत के लिए पंजाब में जरूर एक मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि पंजाब से बहुत सारे नाराज MPA सर उठा रहे हैं। खुर्रम सुहेल खान लगारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त के लिए। लगारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती पर उस वक्त सवारी की थी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। तो लगारी साहब, आपने मुसीबत में खान साहब को से डेविएट क्यों हो गए हैं और सेनेट इलेक्शन से पहले ये चोट क्यों लगा रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम भाई जी, चलो आपने खुद ही बात की ना कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। हम तो उनकी मुसीबत में काम आ गए थे जब उन्हें जरूरत थी हमारी, जब उन्हें हमारा वोट चाहिए था, लेकिन जब हमारे ऊपर हमारे गरीब अवाम पे टाइम आया तो वो क्यों भाग गए? बताएं, ये अब आपसे सवाल है, आप वो क्यों भाग गए? नहीं, आपके क्या मुतालबात है जो खान साहब पूरे नहीं कर रहे और कितने अरसे से आप मुतालबा कर रहे हैं? खान साहब, देखिए, मुतालबात यूथ है, हम लोग यूथ हैं। ये पार्टी का नारा किसका लगाया गया था? यूथ का लगाया गया था। जब यूथ को भी आप वो कहते हैं ना एक जरे बराबर नहीं समझोगे, सिर्फ इस्तेमाल करोगे, तो यूथ बेवकूफ नहीं। आज पूरा पाकिस्तान का लड़का आपको आवाज दे रहा होगा शायद कि यार खुर्रम लगारी ने ठीक क्या गलत किया है। आज वो कहते हैं जी जो हमारी जुर्रत नहीं हो रही थी काम बात करने की, हमारी खातिर खुर्रम भाई आपने आवाज उठाई है, और मैं उठाऊंगा जब तक उठा सकता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे मेरे हल्के की आवाम से बढ़ के और मुझे अपने नौजवान भाइयों से बढ़ के कोई भी नहीं है। नहीं, लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे टाइगर्स ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जो आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, सारे टाइगर माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और मुझे वो मैसेज तक कल से कर रहे हैं कि खुर्रम भाई हम आपसे खुश हैं, छोड़ दी पार्टी कोई बात नहीं। हम सब नौजवानों ने पार्टी भी छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों की जमात है और आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नौजवान जो है वो नाराज है, खासतौर पे PTI के टाइगर्स नाराज हो गए हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खासतौर पे अगला इलेक्शन कंटेस्ट करना। आप वोटिंग करवा ले पूरे पाकिस्तान से कि क्या नौजवान खुश है या नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताया कि ये वोटिंग करानी कहाँ पे है? क्या सोशल मीडिया पे वोट कराएंगे? तो सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिव है। तो सोशल मीडिया पे वोटिंग नहीं, जो आप लोग पूछते होते हैं, हर मीडिया वाला जाके शहरों में सिटीज में बयान लेता होता है, तो आप खुद देख ले, चेक करो। नहीं, वो जब हम पूछते हैं तो आपने खान साहब के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स तो देखे हैं, खान साहब को वो भाता नहीं है, वो कहते हैं कि आप चले जाते हैं, लोगों से पूछते हैं अभी तब्दीली आई या नहीं आई, तो तब्दीली तो कोई स्विच का नाम तो नहीं है, नहीं जैसे दबाएंगे तो तब्दीली आ जाएगी। उस पर तो खान साहब का जवाब आ चुका हुआ है। आ चुका हुआ है उसमें तो खान साहब कहते हैं ना कि मीडिया वाले जब जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। सर आप बात सुने, किसको अच्छा लगता है? जिसने कुछ ना किया उसके बारे में बात हो तो किसको अच्छा लगता है? लगता है किसी को अच्छा? अच्छा लगारी साहब, बात यह ना कि जो जिस वक्त का आपने इंतखाब किया है वो वक्त बड़ा अहम है। मतलब सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है और सेनेट इंतखाब से एन पहले, इसका मतलब यह है कि आप वाकई चाहते हैं कि खान साहब जो है ना उनको कोई गहरी ठेस पहुंचे, और आप ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि आपके साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं। तो कितने लोग हैं आपके साथ लगारी साहब? ठेस तब उन्हें पहुंचेगी जब मैं किसी और को वोट दे के जाऊंगा। मैं किसी को वोट नहीं दे रहा, उल्टा मैं पीटीआई से फिर भी लास्ट में भी वफा कर रहा हूं। और बताएं, यानी आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को वोट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और जमात के पलड़े में भी अपना वोट डालेंगे, यानी किसी और को भी नहीं दे रहे आप वोट? जी बिल्कुल, किसी को भी नहीं दूंगा। अगला इंतखाब लड़ने का मूड है वैसे आपका लगारी साहब? बिल्कुल लड़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी पीटीआई के खिलाफ लड़ा था, अभी लड़ूंगा इंशाल्लाह। क्या हो गया? पीटीआई के अगेंस्ट लड़ेंगे आप? आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 वोट लिया मैंने। नहीं, ये आपने फैसला कर लिया कि पीटीआई से राय जुदा कर ली, अब मुकम्मल तौर पर वापसी का कोई रास्ता नहीं है? सर देखिए, जब अब नौजवानों के आपकी 9वीं फेल, मैट्रिक फेल, ना मैट्रिक फेल आपके जब मिनिस्टर होंगे 13 करोड़ आबादी को संभालेंगे, तो यार हम बेवकूफ है फिर, या उनको बनाने वाला बेवकूफ है मैट्रिक फेल को? यार ये कौन सा तरीका है? यूं तो नहीं चल सकता। अच्छा, जितने ज्यादा आप भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उकताए हुए हैं, मुझे नहीं लगता ये चंद दिन का वाकया है। मुझे लगता है कि काफी देर से ये लावा आपके अंदर पक रहा था और इसकी वजूहात कुछ और भी। ये कुछ हो रहा है 2.5 साल से बर्दाश्त। देखिए, एक लड़के की बर्दाश्त 2.5 साल तक थी, आप खुद देख लीजिए। मुझे किस चीज का गर्ज, किस चीज की लालच? मैं किस चीज से डरूं भाई? मैं डरने वरने वालों में से नहीं हूं। जो अगर आपको नसीब है देखा जाएगा, मेरी नियत साफ है देखा जाएगा। और बताएं, नहीं अभी तक आपसे किसी ने राब्ता किया लगारी साहब? कुछ भी ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब भी बड़े एक्टिव है सेनेट से मुतालिक। कोई राब्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं। और बुज़दार साहब तो वैसे ही तब्दीली की अलामत है। जरूरत नहीं होगी, शायद मेरे वोट की जरूरत नहीं होगी ना। अरे बुज़दार साहब तो वैसे ही तब्दीली, वो तो सबसे मिलते हैं, उनके तो दरवाजे खुले हुए हैं। उनके बारे में तो हमने यही सुना है, बड़े सादा आदमी है, बड़े शर्मीले आदमी है। कब से
मेरी बात सुने, किससे क्या आपको सबसे मिलते हैं? आप मिले हो? ये खान साहब ही बताते हैं ना सर। खान साहब ये मुख्तलिफ जो आपके इज्तिमात होते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होते हैं, तो ये उनको बताते हैं। सर जब मैं उनका मुशीर था मुझे 3 4 महीने टाइम नहीं मिलता रहा। अब क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। तो फिर बुज़दार साहब किससे मिलते हैं और किनको फंड्स देते हैं? सर वो फंड जिनको देते हैं जो जिनसे वो डरते हैं या जिनके साथ वो एंजॉय करते हैं, हमें क्या पता। अब उन्हीं से पूछे, अपने हल्के डीजी खान को दिया होगा। नहीं, जिनसे वो डरते हैं। 2 अरब रुपए की एक पुल बन रही है, या जो उनके दोस्त हैं, जो 2 करोड़ की भी नहीं है, उनके अपने हल्के में। जी मुजफ्फरगढ़ उसमें डीजी खान में तौनसा में, वहां से तो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी भी इज वेरी मच अप अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो मुझे बताया ना सर, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ये कहते हैं कि 15-20 लोग मेरे साथ हैं। तो खुरम खान लगारी जब खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि पूरी यूथ मेरे साथ है, तो कितने लोग ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट से पहले आप क्लेम करते हैं कि आपके साथ है? मेरे साथ 5 लोग हैं मिनिस्टर्स हैं माशाल्लाह, आपकी दुआ से। कल मैं वो नाम शो कर दूंगा, देख लीजिए। चलिए और बताएं, कल की डेट में वो नाम शो कर रहा हूं, और बताएं। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस वक्त लाइव शो में नेशनल टीवी के ऊपर है, बताएं कौन है 5 लोग। जी नहीं, वो नहीं बता सकता, मुझे उनसे डिस्कस करने दें। नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई डर तो है ना लगारी साहब। सामने बिठा डेडलाइन दे दूं कल। वो नहीं है आपका हामिद मीर साहब, उन्होंने एक हिंट्स दिया था, वो बहुत सियाना है माशाल्लाह। आप जरा देख लीजिएगा उन्होंने लास्ट में किसका नाम लिया था। एक हिंट दे देता हूं, चाहिए? चले हिंट दें, आप किसका हिंट देते हैं? हिंट दे तो दिए भाईजान। नहीं नहीं, आप 5 लोगों की बात कर रहे हैं, वो तो उसके लिए तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा ना कि उस शो में आपने कहां क्या बात की है। लेकिन अभी तो अब आप हमारे साथ लाइव शो में बताएं कि कौन लोग हैं वो आपके साथ, जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, मतलब आपके जो है वो नेबरहुड से है, कहीं से नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से? नहीं, फैसलाबाद से। चले आपको इतना बता देता हूं, फैसलाबाद से है वो। फैसलाबाद से है। एक मिनिस्टर हैं, ठीक है। और उनके साथ कितने लोग हैं सर? मजीद कितने लोग हैं? फैसलाबाद की मुझे समझ आ गई आप किसका कह रहे हैं। स्टॉप कर, इस टॉपिक पे चेंज कर दे। अच्छा, अब आपके साथ 5 लोग हैं लगारी साहब, और 5 लोगों ने ये फैसला किया हुआ है कि आपने पीटीआई को वोट नहीं करना। एक बता दिया था, आज एक बताया, कल एक बताऊंगा, डेली एक बता दूंगा, क्या याद करेंगे? अच्छा, रोज आप कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता है। हाँ जी। अच्छा, 5 लोग तो वो है लगारी साहब जो आपके हम ख्याल हैं। इसी तरह ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के जो हम ख्याल लोग हैं वो कहते हैं को 15-20 है और हम तो अपना सेनेट का उम्मीदवार लेके आएंगे। जो आपका धड़ा है, क्या उसने भी फैसला किया है कि अपना सेनेट का उम्मीदवार लेके आएगा? सर वो ले, अल्लाह करे ले, जरूरत हो इनकी, क्योंकि वो गरजता है, वो बरसता नहीं है। मैं गरजा भी हूं, बरसा भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अब आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं या आप समझते हैं कि अभी भी कोई दरवाजा, हल्का सा कोई 4 दीवारी में कोई रास्ता है कि जहां से कोई बात हो सकती है? अगर आपके दरवाजे होते नहीं होते ही है ना, कोई है ऐसा आपने को रखा हुआ है खुला? मुज़ाकरात कहते हैं सियासत में जो है ना वो हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। सर खुले हुए, और बताएं, खुले हुए। तो कौन आपसे बात करेगा तो आप मान जाएंगे? खुरम लगारी जो नौजवान की आदत है, बात कर सकते हैं। खान साहब बात, सर देखिए बात सुने, माशाल्लाह इस असेंबली में मेरे कुछ दादा के भी दोस्त हैं, मेरे वालिद साहब के भी दोस्त हैं, हमारी लगारी कॉस्ट के भी हैं। मैं तो लाज रखने वाला बंदा हूं, इज्जत रखने वाला, क्योंकि खानदानी हूं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि खान साहब अगर मनाना चाहे तो आप मान भी जाएंगे। क्यों नहीं मान जाऊंगा, क्योंकि खान हमारा लीडर है। लेकिन खान को चाहिए अपनी यूथ को ना रोले। यूथ रुल गई, खान साहब का पार्टी रुल गई, बस इतना कहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त के लिए। खुरम सुहेल खान लगारी हमारे साथ मौजूद थे, पाक साफ के नाराज एमपीए, कहते हैं रोज एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे, रोज एक जो मिनिस्टर और एमपीए का जो है वो नाम अनाउंस करेंगे। 5 लोग उनके साथ है जी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मनाना चाहे तो वो मान भी सकता है। एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं जी। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया सरीना ईसा ने नैब को 2 खत तहरीर किए हैं। इन खतूत में एहतसाब और दाखिला उमूर से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की मुशीर शहजाद अकबर से मुताल्लिक कई सवालात के जवाब तलब किए गए हैं। नैब को तहरीरी खत में सरीना ईसा ने इस्तफसार किया है कि क्या शहजाद अकबर नैब के तर्जुमान है, अगर हैं तो तैनाती का लेटर दिया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो और मिर्जा शहजाद अकबर का क्या ताल्लुक है, यह भी पूछा गया है। जस्टिस काजी ईसा की एहलिया की जानिब से नैब से सवाल किया गया है कि क्या शहजाद अकबर नैब की जानिब से ब्रॉडशीट के मालिक नुमाइंदों से मिले, अगर शहजाद अकबर ने मुलाकातें की तो इससे क्या हासिल हुआ, क्या एसेट रिकवरी में तैनाती से मुताल्लिक कोई इश्तिहार जारी किया गया, क्या कमेटी ने ब्रॉडशीट का इंतखाब किया, इस फैसले की कॉपी दी जाए। सरीना ईसा ने नैब से किए गए सवालात में इस्तफसार किया है कि किसने ब्रॉडशीट को नैब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतारिफ कराया, ब्रॉडशीट का इंतखाब किसने किया, ब्रॉडशीट से मुआहदे का मुसव्वदा किसने तैयार किया, क्या ब्रॉडशीट ने कोई रकम या असासा रिकवर करने में मदद की, रकम की अदायगी कहां और किसको की गई, इस मुताल्लिक आगाह किया जाए।
सरीना ईसा ने अपने खत में सवाल किया है कि रकम की अदायगी की इजाजत किसने दी। क्या इससे पहले कंपनी को तस्दीक की गई थी? कोई देखा गया था कि कंपनी कौन है और इसका प्रोफाइल क्या है? क्या नैब की जानिब से रिश्वत अदायगी के मामले को चेक किया गया? क्या नैब ने कोई तहकीकात की कि रकम अदायगी का जिम्मेदार कौन है? क्या नैब ने तहकीकात की कि रिश्वत किसी नैब या हुकूमती एहलकार को तो नहीं मिली? सरीना ईसा ने एक और खत में शहजाद अकबर की माजी में नैब में तायनात भी मांगते हुए उनकी नैब में तायनाती, मरात, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी मांग ली हैं। बड़ा आम है, आम सवालात है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो आम शहरी सवाल कर सकता है, इस्तफसार करता है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने भी पूछे हैं। अब इनका जवाब आता है, तफसीलात दी जाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत ने 2.5 साल मुकम्मल होने पर कौम को 300 अरब रुपए का कौन सा तोहफा दिया है। इस तोहफे पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इक़्तिदार के 2.5 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2.5 साल के दौरान 100 रोजा प्लान से लेकर तब्दीली बटन दबाने से नहीं आ जाती तक का सफर तय किया गया है। लेकिन आज हुकूमत ने कौम को एक और बड़ा तोहफा दिया है। 2.5 साल की तकमील पर कौम को पूरे 300 अरब का तोहफा, एक ऐसा तोहफा जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर लोअर मिडिल क्लास तबका होगा। यह तोहफा गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान महंगी बिजली की सूरत में दिया गया है। हुकूमत ने 36 घंटों के दौरान बिजली की कीमतों में तीसरी मरतबा इजाफा करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में यह 7वां इजाफा है। अब तक हुकूमत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 80 पैसे तक का इजाफा कर चुकी है। अरबों रुपए का तोहफा मिलने पर समझ नहीं आ रही कि शुक्रिया किसका अदा करना है, मदहसराई किसकी की जाए। एक सवाल सोने नहीं दे रहा कि यह पैसा अब किसकी जेब में जा रहा है, क्योंकि माजी में वजीर आजम तो महंगी बिजली को हुक्मरानों की करप्शन से ताबीर करते थे। माजी में जब जब बिजली महंगी होती थी, खान साहब क्या कहा करते थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जब बिजली महंगी होती है सब कुछ महंगा हो जाता है। आप अवाम का खून चूस रहे हैं। इन्होंने बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई? आपके ऊपर डाका मारा इन्होंने। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा IMF की शराइत पूरी करने के लिए किया गया है। यूं हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करके IMF की शर्त पूरी कर दी है। यही नहीं बल्कि IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए 135 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की मंसूबाबंदी की जा रही है। महंगी बिजली के बम से 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब का घर भी नहीं बच सकेगा। 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ का बिल कितना आएगा, उसे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, इसका जायजा आपके सामने रखते हैं। अगर आपका बिल सिर्फ 50 यूनिट का आता है तो नए टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे के हिसाब से 197 रुपए 50 पैसे की बिजली इस्तेमाल करेंगे। अब इस बिजली पर हुकूमत की जानिब से चंद टैक्सेस आयद किए गए हैं। सबसे पहले आपको 17% सेल्स टैक्स अदा करना होगा। इस बिल पर आपको 33 रुपए 75 पैसे सेल्स टैक्स देना होगा। इसमें टीवी फीस 35 रुपए शामिल कर ली जाए तो आपका बिल 266 रुपए 25 पैसे हो जाएगा। इम्तहान यही खत्म नहीं होता, आपको 1 रुपया 50 पैसे जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसकी मद पे अदा करना होगा। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इस पर आयद हो जाएगी। इस बिल पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 3 रुपए आयद होगी। इसी तरह नीलम जेलम सरचार्ज की मद में 5 रुपए भी आपको देना होंगे। आपका बिल इस वक्त तक 274 रुपए 25 पैसे हो चुका है। 43 पैसे फी यूनिट के हिसाब से आपको जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी हुकूमत को देना होती है। यूं इस बिल पर आप 21 रुपए 50 पैसे मजीद देंगे। इसी तरह टैरिफ सरचार्ज 1 रुपए 2 पैसे के हिसाब से जमा किया जाए तो ये 51 रुपए होगा। अभी इम्तहान यहां भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपको इस बिल पर जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसकी मद में कुछ अदायगियां करना होगी। अगर एक माह आपको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सिर्फ 76 पैसे अदा करने हो तो ये रकम जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपने अदा करनी है वो 38 रुपए बन जाती है। इस रकम पर 6 रुपए 46 पैसे सेल्स टैक्स दोबारा आयद होगा। ये आपको सिर्फ 50 यूनिट का बिल, जो 50 यूनिट बिजली आपने सर्व की है वो तकरीबन 391 रुपए 66 पैसे अदा करना होगा इस हवाले से। लेकिन इस वक्त कोई भी सारिफ 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुल्क में 2 कमरों के घर में भी 100 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नई पॉलिसी के तहत 1 से 100 यूनिट का टैरिफ 5 रुपए 79 पैसे से बढ़कर 7 रुपए 74 पैसे हो जाएगा। यूं किसी भी सारिफ का जो बिजली का बिल है किसी भी मौसम में 2 रुपए से कम नहीं आएगा। यानी लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास में भी अगर आप जो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम 2000 से कम का बिल आप देने नहीं जा रहे हैं, ये तय कर लीजिएगा और अपने ज़हनों में ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अब बिजली का बिल गर्मियों में तो ज़्यादा आता ही था और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा आ जाएगा। बारकैफ क्या होने जा रहा है और हुकूमत बार बार जो बिजली के झटके दे रही है, इससे आम आदमी कितनी दिक्कत में आ जाएगा, ये आपके सामने है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर तज़किरा करेंगे कि पंजाब हुकूमत के 25 अरब को दीमक लगी है,
या चूहे निकल गए हैं? 25 अरब कहां चला गया है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में इक़्तिदार को आज 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 2.5 साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने 25 अरब रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर इन 25 अरब का कोई रिकॉर्ड सिरे से मौजूद नहीं है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 25 अरब गायब होने का एतराफ तो किया गया है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं तलाश किया गया कि पंजाब के खजाने से 25 अरब रुपए कहां गए हैं। जमीन खा गई या आसमान? 25 अरब को दीमक लग गई या चूहे निकल गए हैं? पंजाब के खजाने से 25 अरब रुपए का खाता किसने गोल कर दिया? मौजूदा हुकूमत के माली साल 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब के खजाने से 25 अरब 18 करोड़ खर्च किए गए, मगर इसका रिकॉर्ड मरतब नहीं किया गया। इससे पहले 74 करोड़ रुपए के फंड्स गायब होने का इंकशाफ भी किया गया था। अरबों रुपए का रिकॉर्ड गायब होना यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तहान और लम्हा फिक्रिया जरूर है, क्योंकि इस वक्त सवालात पैदा हो रहे हैं कि सूबाई इदारों ने पैसे खर्च करने का रिकॉर्ड मुरतब क्यों नहीं किया है। ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या 25 अरब रुपए करप्शन की नजर कर दिए गए हैं? मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आपने कौम से करप्शन के खात्मे का वादा किया था। आपने इदारों को ठीक करने की यकीन दहानी कराई थी। आपने कहा था कि सरकारी को करेक्टिव रिफॉर्म्स आएंगी, इस्लाहाती पैकेज मुतारिफ किया जाएगा, लेकिन सूबा पंजाब में आपकी हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल होने पर 25 अरब गायब होने का इंकशाफ इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है और साथ ही साथ ये बता भी रहा है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बज्जर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।